हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी ऐप पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम कहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। यानी आज जैसा कि आप देख रहे होंगे टॉपिक का नाम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और ये साथियों हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान पर। तो कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं। राज, रजनी है, रूपवती है, रश्मि है, क्वीन शर्मा है, रश्मि मधेशिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। विमलेश पांडे, आज आप बहुत दिन बाद दिखे हैं विमलेश। एक सेकेंड, हो सकता है आप लोग आते हैं कमेंट करते हैं, नहीं करते हैं कुछ लोग आते अपने चाहते नहीं है। दमयंती, चलिए तो सभी लोगों को प्रणाम, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास जैसे कि आप जानते हैं, क्लास आपको दिख गई होगी। कहते हैं आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर। यानी आज हम बात करेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है शिक्षण। सबसे पहला शब्द क्या है? शिक्षण है। शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, यानी सिखाना। यानी एक शब्द है शिक्षण। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। और सिखाता कौन है? यानी सिखाता है शिक्षक। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या आता है? दूसरा होता है अधिगम। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम कहते हैं सीखना को। अधिगम किसे कहते हैं? सीखना को। और सीखता कौन है? सीखता है शिक्षार्थी। क्या है? सीखता कौन है? शिक्षार्थी। यानी आज हम पढ़ने वाले ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका रहती है। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन है, किसने अपने सिद्धांत में शिक्षण और अधिगम इन दो शब्दों का प्रयोग किया है? किसने अपने सिद्धांत में, किसने अपनी परिभाषाओं में दो शब्दों का प्रयोग किया है? शिक्षार्थी यानी सीखना और सिखाना। सीखना, सीखना, अगर आप किसी चीज को सीखते हो तो वह विज्ञान है। और अगर हमें किसी चीज को सिखाना है तो वह मेरे अंदर अगर आर्ट होगी तो ही हम आपको सिखा पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो सीखना, अगर हम बात करते हैं, सीखना एक विज्ञान है और सिखाना एक कला है। यह डेफिनेशन मेरे साथियों किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? यह डेफिनेशन किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी कि सीखना एक विज्ञान है और सिखाना एक कला है? अभी तक हमारे किसी भी साथी का कोई कमेंट नहीं आया। तो यहां पर बात करें, ये जो डेफिनेशन थी वह साथियों स्किनर महोदय की थी। किसकी थी? स्किनर महोदय की थी। ये डेफिनेशन स्किनर महोदय ने दी थी। आगे हम बात करेंगे कि आज हम इसी प्रक्रिया पर बात करते हैं। थॉर्नडाइक की कहां से आ गई? अब देखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, किस तरह से एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी, दोनों के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड होता है। और वो बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड होता है उनके बीच का पाठ्यक्रम होता है। उनके बीच का जो कह सकते हैं, जो चीज सिखानी होती है, जो चीज सीखनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उससे सीखते हैं। मान लीजिएगा, अगर आपको डांस सीखना है, अगर आपको डांस सीखना है तो भाई आप किसी ऐसे शिक्षक की तलाश करेंगे जिसको डांस में जो कुशल हो। अगर आपको अगर आपको ढोलक सीखनी है तो आप ऐसे शिक्षक की तलाश करोगे जिसकी ढोलकिया अच्छी आती हो। अगर आपको गाना सीखना है तो आप वैसे तलाश करोगे। अगर आपको संगीत सीखना है तो आप वैसे तलाश करोगे। कहने का मतलब है, हम उपयोगिता के आधार पर अपना शिक्षक तलाश करते हैं और उनके दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है। तो सीखना एक विज्ञान है जबकि सिखाना एक आर्ट है। और ये आर्ट सभी के पास नहीं होती। ये आर्ट सभी के पास नहीं होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसे कहते हैं? यानी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें है क्या? देखिए, सबसे पहले शिक्षण। शिक्षण मतलब सिखाना। और शिक्षण का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे कह सकते हैं कि शिक्षण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है
शिक्षण, देखिए यहाँ पर क्या है, शिक्षण सिखाना है, तो शिक्षण से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार का परिमार्जन किया जाना है। शिक्षण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, एक ऐसे प्रोसेस से है, एक ऐसे तरीके से है जिसमें भौतिक भौतिक मतलब जो भी हमारे आसपास है, कृत्रिम सभी साधनों का प्रयोग करके और शिक्षार्थी को सिखाया जाए, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाए, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी साथियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। सिखाने की और सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आती कोई भी शब्दावली, इससे हम कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करते, सरल से सरल, हमने आपसे ये कहा कि जो शिक्षण है वह क्या है, सिखाना है, और अधिगम क्या है, सीखना है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम भौतिक साधनों का भी प्रयोग करें, हम कृत्रिम साधनों का भी प्रयोग करें, तो कह सकते हैं भौतिक और कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके, भौतिक और कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके शिक्षार्थी के व्यवहार का या विद्यार्थी के व्यवहार का, शिक्षार्थी के व्यवहार का या विद्यार्थी के व्यवहार का परिमार्जन किया जाए, परिमार्जन किया जाए या करने की कोशिश की जाए, करने की कोशिश की जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थी का, अपने विद्यार्थी के व्यवहार का परिमार्जन करता है या परिमार्जन करने का प्रयास करता है। उस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या है, उस प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, वह प्रोसेस जिसमें भौतिक और कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके, वह प्रक्रिया जिसमें भौतिक और कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके शिक्षक शिक्षार्थी या विद्यार्थी के व्यवहार का परिमार्जन करता है या परिमार्जन करने की कोशिश करता है, उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं, उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। अब तो आप नहीं पूछेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपसे दूसरा पॉइंट पूछा जाए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रकार क्या है, यानी शिक्षण अधिगम के प्रकार क्या है, यानी शिक्षण मतलब सीखने के और सिखाने के, सीखने के और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसके प्रकार कितने होते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। सबसे पहला आपका होता है औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक होता है। दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक। अनौपचारिक यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दो प्रकार होते हैं, मुख्य दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला औपचारिक शिक्षण अधिगम और दूसरा
अनौपचारिक शिक्षण अधिगम। एक तो औपचारिक शिक्षण अधिगम, दूसरा अनौपचारिक शिक्षण अधिगम। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर औपचारिक की अगर जब बात की जाए तो औपचारिकता, इसको हम अगर हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है खाना पूर्ति। खाना पूर्ति, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खाना पूर्ति। औपचारिकता, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि भी उसकी औपचारिकता बाकी है, यानी जो भी उसके विषय में करना होगा वो बाकी होता है, उसी को कहते हैं औपचारिकता यानी खाना पूर्ति। अब देखिएगा औपचारिक जो शिक्षण अधिगम है उसमें साथियों निश्चित समय रहता है। उसका एग्जाम्पल क्या रहता है? हमेशा याद रखना, विद्यालय। औपचारिक शिक्षण जो होता है, औपचारिक शिक्षण का एग्जाम्पल होता है विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय होता है। अब जो विद्यालय में आपको शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षण होता है, और विद्यालय को छोड़कर जैसे जो आप अपने माँ से शिक्षा प्राप्त करते हो, जो आप अपने परिवार में शिक्षा प्राप्त करते हो, जो आप अपने समाज में शिक्षा प्राप्त करते हो, वह आपकी जो शिक्षा होती है वह आपकी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। वह आपकी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ये क्वेश्चन केबीएस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन केबीएस में पूछा गया था। लक्ष्मी पांडे थोड़ी देर रुक जाओ। तो यहाँ पर औपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं? विद्यालय को कहते हैं, यानी ऐसा शिक्षण जो विद्यालय में दिया जाता है। ये एक तरह की हम कह सकते हैं खाना पूर्ति ही होती है जो हमारे राज्य स्तर में चलते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षण है, जिसका एक निश्चित समय होता है, जिसमें गर्मियों में क्लासेस 7:30 बजे से स्टार्ट होती हैं और सर्दियों में 9 या 9:30 बजे से स्टार्ट होती हैं, यानी इसका अपना एक निश्चित समय होता है। तो जो भी औपचारिक शिक्षण है इसका अपना एक निश्चित समय होता है कि निश्चित समय होगा, इतने समय सभी को प्रेजेंट हो जाना है, और जिसमें आपका पहला घंटा मैथ का, दूसरा घंटा इंग्लिश का, तीसरा घंटा साइंस का, इस तरह से समय भी विभाजित होता है। यानी प्रत्येक स्कूल की अगर हम बात देखें, प्रत्येक स्कूल में, तो इसका अपना क्या होता है? निश्चित समय होता है। निश्चित समय पर होता है कि साइंस की क्लास कितने बजे लगेगी, हिंदी की क्लास कितने बजे लगेगी, संस्कृत की क्लास कितने बजे लगेगी, एक मानक समय, एक उसका समय होता है निश्चित। फिर साथियों दूसरी बात याद रखना कि इसका अपना एक निश्चित स्थान होता है। निश्चित स्थान होता है। जो भी आपका औपचारिक शिक्षण होगा, जो भी आपका विद्यालय होगा, आपका विद्यालय एक स्थान पर निश्चित होगा। ऐसा नहीं है आज विद्यालय यहाँ है, कल विद्यालय कहीं और चला जाए, परसों विद्यालय कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, नहीं। औपचारिक की अगर हम बात करें तो एक निश्चित स्थान होगा जहां पर वह विद्यालय बना होगा। उस स्कूल के खुलने का, कक्षाएं संचालित होने का एक निश्चित समय होगा, यानी निश्चित समय होगा, निश्चित स्थान होगा। इसके साथ साथ साथियों निश्चित विधियां होंगी। निश्चित विधियां होंगी। निश्चित विधियों के माध्यम से ही शिक्षण कार्य कराया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको ये याद रखना है अनुशासन के साथ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुशासन के साथ निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित विधियां। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि इसमें अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अनुशासन यानी इसके अपने नियम होंगे, इसके अपने डिसिप्लिन होंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये शिक्षण कार्य होगा। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षण कहते हैं। यानी औपचारिक शिक्षण में विद्यालय आता है। जब आप विद्यालय शिक्षा आपने ग्रहण की होगी, याद करिए क्लास 5th में जब आप गए होंगे तो आपका स्कूल जाने का समय निश्चित होगा, आपके जितने भी घंटे लगते होंगे उनका भी समय निश्चित होगा। जो भी आपको शिक्षण दिया जाएगा उसकी अपनी एक टेक्निक होगी। जैसे अगर साइंस की शिक्षा आपको दी जाती है तो आपको प्रयोगशाला वर्क करवाया जाता होगा, या आपको कृषि की शिक्षा अगर दी जाती होगी तो आपको क्यारी होंगी,
या आपको जिस तरह से शिक्षा दी जाती होगी, इतिहास की शिक्षा दी जाती होगी या भूगोल पढ़ाया जाता होगा, तो पृथ्वी का मॉडल सामने आता होगा या मानचित्र सामने रखा जाता होगा। तो ये क्या है? ये विधियां हैं जिनके माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो जो जब भी औपचारिक शिक्षण की बात करें तो हमें क्या याद रखना है? विद्यालय याद रखना है, निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित विधियों के साथ, अनुशासन के साथ यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। अब आ जाइए, अनौपचारिक शिक्षण की अगर हम बात करें, अन मतलब नहीं, अन का मतलब होता है नहीं, औपचारिक का मतलब क्या होता है? औपचारिक का मतलब होता है खाना पूर्ति, यानी जहां पर खाना पूर्ति ना हो। खाना पूर्ति का मतलब क्या है? जहां पर आपका निश्चित समय ना हो, जहां पर कोई निश्चित स्थान ना हो, यानी आप हर जगह सीख सकते हैं और किसी ना किसी समय सीख सकते हैं। जरूरी नहीं इसका समय निश्चित है, आप किसी भी समय सीख सकते हैं, आप किसी भी विधि के माध्यम से सीख सकते हैं, आप किसी भी स्थान पर सीख सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो। और इसमें अनुशासन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें अनुशासन पर कोई बल नहीं दिया जाता। और अनौपचारिक शिक्षण का जो सबसे पहला गुरु होता है वो माँ होती है। अनौपचारिक शिक्षण का जो पहला शिक्षक होता है वह आपकी माँ होती है। क्लियर? तो यहाँ पर याद रखना, अनौपचारिक शिक्षण में अनिश्चित निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित समय होता है। कोई भी समय, किसी भी समय आप सीख सकते हो, कोई निश्चित समय नहीं होता है। ठीक है? दूसरा याद रखना, कोई निश्चित विधि नहीं होती है, कोई निश्चित विधि नहीं होती है। किसी निश्चित विधि से नहीं सीखते हो, कहीं पर भी आप सीख सकते हो। ठीक है? कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। और ना अनुशासन, अनुशासन का अभाव, अनुशासन का अभाव होता है। इस आधार पर जब कोई शिक्षा दी जाती है तो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। जैसे माँ को जब भी समय मिलता है, माँ बच्चा छोटा होता है, माँ को जब घर के काम से छुट्टी मिल जाती है, सेवानिवृत्ति हो जाती है, तब वह अपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करती है। या कभी कभी ऐसा होता है, शाम को माँ लेती है, रात में बच्चे को पढ़ाती है 1 2 3 4, या अपने बच्चे को कोई भी शिक्षा देती है कि बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ भी बच्चा अपनी माँ से सीखता है वो कोई निश्चित विधि से नहीं सीखा, निश्चित स्थान पर नहीं सीखा, निश्चित समय पर नहीं सीखा। कभी भी, कहीं भी, है ना, किसी भी तरह से जो सीखता है वह आपका अनौपचारिक शिक्षण आता है, जिसकी पहली शिक्षक, पहली गुरु माँ होती है। पहली गुरु माँ होती है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन दोनों के बीच एक और शिक्षण होता है जिसको कहते हैं निरौपचारिक। निरौपचारिक दोनों के बीच की कड़ी होती है, दोनों की बीच की होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। इसमें औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, दोनों से मिलकर बना होता है, दोनों के बीच की कड़ी होता है, इसीलिए इसको निरौपचारिक बोलते हैं। निरौपचारिक बोलते हैं। देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या होता है ये याद रखिएगा। जैसे दूरस्थ शिक्षा पूछ दिया जाता है, जो इग्नू से आप पढ़ते हो ना, वो दूरस्थ शिक्षा के अकॉर्डिंग आता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं सतत शिक्षा, सतत शिक्षा, हम बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। जितनी भी शिक्षाएं होती हैं, ये वाली शिक्षा, इनके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई अनुशासन नहीं होता है, कोई विधि नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है। लेकिन शिक्षा ग्रहण करनी है
तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको विधियां स्वयं ही अपनानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं अपनाएगा। तो आपको स्वयं समय चूज करना होगा अपने अनुसार, इसमें शिक्षक के अनुसार, इसमें आपको अपने अनुसार समय निकालना होगा, इसमें आपको अपने अनुसार विधियां चूज करनी होंगी, इसमें आपको अपने अनुसार स्थान देखना होगा, आपको अपने अनुसार सब कुछ करना होगा। यहाँ पर कहता है कोई विधि नहीं, यहाँ पर विधि नहीं है लेकिन आपको विधि निकालनी होगी। यहाँ पर कहता है कोई समय नहीं है, यहाँ पर आपको समय निकालना होगा। यहाँ पर कहता है कि कोई स्थान नहीं, यहाँ पर कहता है आपको अपने लिए खुद ही स्थान चुनना होगा, कोई दूसरा नहीं चुनेगा। ये सब दूसरे के द्वारा चुने जाते हैं और ये सब जब आपके द्वारा चुने जाए तो उसको निरौपचारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरौपचारिक कहते हैं। तो याद रखना, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा और जो आपकी दूरस्थ शिक्षा यानी इग्नू वगैरह होता है ना, तो वो इसी के अकॉर्डिंग आता है। जैसे जो अभी बीएड बीटीसी करने के बाद, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, एक कोर्स ब्रिज कोर्स जो शुरू किया गया है, जो बताया गया है कि अगर आप बीएड करके शिक्षक बनते हैं तो आपको एक कोर्स कराया जाएगा जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं। और ये जो ब्रिज कोर्स है ना, ये भी साथियों दूरस्थ शिक्षा के अकॉर्डिंग आता है, यानी निरौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। जिन्होंने बीएड किया है सिर्फ उनके लिए बात कर रहे हैं, तो उनको एक अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा जो कि दूरस्थ शिक्षा के अंदर आएगा। क्लियर? अब यहां तक अगर जिसको भी कोई शंका है वो हमसे पूछ सकता है। बिल्कुल सही कोमल साहू, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स नहीं होता है कोमल, काय बिटिया नाक कटायो, ब्रिज कोर्स होता है, ये वाला ब्रिज कोर्स होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बाद में आप पहले भी कर सकते हो। कुछ नहीं करा है तो अपना ब्रिज कोर्स कर लो। क्लियर सभी को? आप पहले भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, कोई खोखट वाली बात नहीं, बहुत आसान सा पेपर आता है, जो आप पढ़ चुके हैं वही सारा आएगा। ठीक है, हाँ इंग्लिश आपको उसमें रुला देगी, इंग्लिश बहुत हार्ड है। अभी हमने लिखाया ही नहीं कुछ, तुम लिख क्या पाई हो? चलिए रूपवती आप लिखना स्टार्ट करिएगा सभी लोग, क्योंकि अभी और भी लिखाना है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, डेफिनेशन क्या होगी जल्दी से बताओ आप सभी लोग। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक के द्वारा प्राकृतिक, कृत्रिम विधियों के द्वारा शिक्षार्थी या विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन लाया जाए या लाने की कोशिश की जाए, उसको क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रकार, शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया के प्रकार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? 2 हैं। सबसे पहला औपचारिक, ऐसे ही लिख लीजिएगा। सबसे पहला औपचारिक, औपचारिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। दूसरा अनौपचारिक इसके दो सिरे होते हैं। एक तो होता है औपचारिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है। अब देखिए, जब भी हम औपचारिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इसका जैसे, इसका एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, जैसे विद्यालय। और आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसका याद रखना है जैसे विद्यालय। ठीक है। और यहां पर याद रखना है जैसे माँ, जैसे माँ, बस। इसके अलावा और कुछ ना याद रखना, बाकी तो आपसे हो जाएगा। एक बात बताओ, जैसे ही यहाँ पर आया एक शब्द, जैसे यहाँ पर आया कि औपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं? जैसे विद्यालय, यानी जब विद्यालय होता है तो विद्यालय में क्या होता है? निश्चित समय होता है। विद्यालय का क्या होता है? निश्चित समय। विद्यालय में क्या होता है? निश्चित विधियां। विद्यालय में क्या होता है? निश्चित विधियां होती हैं। ठीक है। विद्यालय का निश्चित समय होता है, विद्यालय की निश्चित विधियां होती हैं, यानी निश्चित विधियों के माध्यम से ही आपको ज्ञान दिया जाता है। और इसका साथ ही निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान होता है। प्लस आपको यह भी याद रखना है अनुशासन के साथ। यहां पर क्या करना है? अनुशासन के साथ। 4 हमने आपको पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला निश्चित समय, दूसरा निश्चित विधियां, तीसरा निश्चित स्थान और चौथा अनुशासन के साथ। चौथा अनुशासन के साथ, औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है। आगे देखिएगा, दमयंती ने इतना बड़ा मैसेज कर दिया। चलिए अब देखिएगा, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा किसे कहते हैं? दूसरा किसे कहते हैं? तो यहां पर याद रखना, जिसकी निश्चित समय नहीं, इसका कोई निश्चित समय नहीं, निश्चित समय, या हम कह सकते हैं अनिश्चित समय। निश्चित समय नहीं होता। ठीक है। जब माँ को समय मिलता है माँ सिखाती है। जब माँ कब सिखाती है? एक ही जगह पर बिठा के सिखाती है? नहीं। तो इसका हम क्या कहेंगे? निश्चित स्थान नहीं। ठीक है। तीसरा हम क्या कहेंगे? तीसरा हम कह सकते हैं निश्चित विधियां नहीं, निश्चित विधियां नहीं। यहां पर याद रखना अनुशासन, अनुशासन आवश्यक नहीं। अनुशासन आवश्यक नहीं, अनुशासन आवश्यक नहीं होता। ठीक है। अब यहां पर तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इन दोनों के मध्य एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक, निरौपचारिक। जैसे 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 आपके आया तो आपने क्या सीख लिया यहां पर? जैसे दूरस्थ शिक्षा, जैसे दूरस्थ शिक्षा, यानी यहां पर ये याद रखना है कि यहां पर सब कुछ होगा। यहां पर क्या होगा? सब कुछ होगा। देखिएगा, यहां पर समय होगा लेकिन आपके अनुसार, यहां पर विधि होंगी आपकी होंगी, यहां पर स्थान होगा आपके साथ होगा,
यानी यहाँ पर ये जो होगा वह सब किसका होगा, आपके द्वारा निश्चित किया जाएगा, आपके द्वारा इनको किया जाएगा, इसीलिए क्या कहते हैं, निरौपचारिक कहते हैं। इन दोनों के बीच के होता है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक के बीच आता है, जिसको निरौपचारिक कहते हैं। इसमें याद रखना है दूरस्थ शिक्षा आएगी, और इसमें सारे लिख लीजिएगा क्योंकि इसके कुछ भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर याद रखना, बाकी तो आप कर ले जाओगे। यहाँ पर याद रखना निरौपचारिक में सतत शिक्षा, सतत शिक्षा, अभी कुछ दिन पहले चली थी प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। जब आपको समय मिलेगा तब आपको पढ़ाया जाएगा। तो सतत शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा भी निरौपचारिक के अंतर्गत आती है, निरौपचारिक के अंतर्गत आती है। क्लियर? यहां तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी सभी को। क्लियर? अब बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ध्रुव, यानी ध्रुव की बात करें तो इसके पॉइंट कितने होते हैं, इसके बिंदु कितने होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के। चलिए सभी ने लिख लिया, सभी ने लिख लिया, चलिए बहुत बढ़िया। जो न लिख पाए बता दें। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ध्रुव। अब देखिएगा, जैसे पूछा गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ध्रुव कितने होते हैं, तो किसी ने कहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्विध्रुवी होती है, किसी ने कहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया त्रिध्रुवी होती है। ठीक है, तो किसी ने कहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्विध्रुवी होती है। क्या कहा? द्विध्रुवी। यानी द्विध्रुवी का मतलब क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दो ध्रुव बताए हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दो ध्रुव बताए हैं। पहला ध्रुव शिक्षक होगा और दूसरा ध्रुव जो होगा, दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी होगा। यानी यहाँ पर जिसने भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दो ध्रुव बताए हैं, उसमें पहला ध्रुव आपका शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। जिसमें पहला ध्रुव शिक्षक है और दूसरा शिक्षार्थी है, कहने का बिल्कुल साफ सी बात है कि जब कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थी के व्यवहार का उन्नयन करता है, या जब किसी के द्वारा, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी के व्यवहार का परिमार्जन किया जाए, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार का परिमार्जन किया जाए, वह प्रक्रिया द्विध्रुवी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार का उन्नयन। हमने क्या कहा? हमने आपसे क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बहुत ही छोटी सी बात कही कि शिक्षक के द्वारा ही तो होगा। तो पहला ध्रुव शिक्षक कंप्लीट हो गया। शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार का परिमार्जन, तो इसमें शिक्षा के कितने ध्रुव हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने ध्रुव हैं? पहला ध्रुव शिक्षक के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या है? शिक्षार्थी के व्यवहार का परिमार्जन। तो पहला ध्रुव शिक्षक है, दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी है, उसके व्यवहार का परिमार्जन किया गया। यह प्रक्रिया द्विध्रुवी मानी गई, ये प्रक्रिया द्विध्रुवी मानी गई। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि यह सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान दीजिएगा, ये द्विध्रुवी का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखना है
ये सिद्धांत एडम्स महोदय ने द्विध्रुवी माना, यानी एडम महोदय ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दो ध्रुव बताए थे। पहला ध्रुव शिक्षक को बताया था और दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी को बताया था। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच, शिक्षक और शिक्षार्थी दो ही इसके ध्रुव थे। शिक्षक शिक्षण का कार्य कर रहा था, शिक्षार्थी अधिगम का कार्य कर रहा था। यही दो पॉइंट थे, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का त्रिध्रुवी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दो ध्रुवीय हो गए, त्रिध्रुवी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कितने ध्रुव माने हैं? 3 ध्रुव माने हैं। कितने ध्रुव माने हैं? 3 ध्रुव। पहले ध्रुव की बात करें तो शिक्षक, दूसरे ध्रुव की बात करें तो शिक्षार्थी, तीसरे ध्रुव की बात करें तो पाठ्यक्रम। यानी यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये साथियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 ध्रुव है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दो ध्रुवी एडम्स महोदय ने माना है, ठीक है, जिन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी दो ध्रुव बताए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को त्रिध्रुवी किसने बताया? तो 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं और पाठ्यक्रम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर ये डेफिनेशन बताई गई कि जब निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार का परिमार्जन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको मेरे साथियों त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें पहला पाठ्यक्रम है, दूसरा शिक्षक है, तीसरा शिक्षार्थी है। तो 3 चीजें होनी चाहिए। जैसे अभी शिक्षक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसके साथ ये 3 ध्रुवी हैं। सबसे पहला शिक्षक आपको पढ़ाने आता है, दूसरा शिक्षार्थी को ज्ञानार्जन कराता है, तीसरा निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसी के आधार पर निश्चित पाठ्यक्रम में क्या आता है? कॉपी किताबें आती हैं। यहाँ पर याद रखना, जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम को ही सिलेबस कहते हैं, जो कि आपकी किताबें होती हैं, जो कि क्या होती है? किताबें होती हैं, ठीक है। तो जब शिक्षक शिक्षार्थी को किताबों के माध्यम से पढ़ाए, जो कि उसकी निश्चित किताबें हैं, उसके माध्यम से पढ़ाता है, तो वह साथियों त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानी जाती है। यानी 3 ध्रुव हैं। पहला ध्रुव हम, दूसरा ध्रुव तुम, तीसरा हमारा ये सब्जेक्ट। क्लियर? आई होप आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि द्विध्रुवी क्या है और त्रिध्रुवी क्या है। द्विध्रुवी क्या है, त्रिध्रुवी क्या है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये त्रिध्रुवी सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा जॉन ड्यूवी। अब अगर आप भूल जाते हैं तो यहां पर समझिए मेरे साथ, अगर आप भूल जाते हो ना तो हमारे साथ समझिएगा क्या। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा? त्रिध्रुवी। त्रि मतलब 3, 3 वाला जो सिद्धांत है वो किसने दिया? ड्यूवी। देखिएगा, पहला डा यानी शिक्षक, दूसरा यू यानी शिक्षार्थी, तीसरा बी यानी की बात करें तो पाठ्यक्रम,
जिस तरह से ड्यूवी के नाम में 3 वर्ण हैं, जैसे ड्यूवी का नाम 3 अक्षरों का है, वैसे ही इन्होंने 3 ध्रुव भी बताए हैं। वैसे इन्होंने 3 ध्रुव बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये अगर नहीं याद होता है कोई बात नहीं। DUV, DUV 1 2 3 3 अक्षर है ना, तो याद रखिएगा जो ड्यूवी थे, ड्यूवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला शिकागो में बनवाई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ड्यूवी ने ही बनवाई थी और इन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को त्रिध्रुवी माना। इन्होंने शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को त्रिध्रुवी माना, यानी इसके 3 ध्रुव बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो बॉन्ड होता है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से बना होता है, तो वह शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है। पहले की जो प्रक्रिया थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वो साथियों जो पहले यानी वैदिक काल की थी, वैदिक काल की, उसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं था, सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में क्या था? दोनों के बीच में एक कनेक्शन था कि उनको शिक्षा देनी है, चाहे धनुष की शिक्षा दें, चाहे वेदों की शिक्षा दे, चाहे ओरली शिक्षा दे, किसी की शिक्षा दे। तो वह शिक्षा द्विध्रुवी थी जो एडम स्मिथ ने बताई, और यहाँ पर शिक्षा त्रिध्रुवी हो गई जो कि जॉन ड्यूवी ने बताई। तो ड्यूवी की शिक्षा त्रिध्रुवी, एडम्स की शिक्षा द्विध्रुवी। प्राककालीन यानी जो पहले की शिक्षा थी वो 2 ध्रुवी है, आधुनिक काल की शिक्षा त्रिध्रुवी है। प्राक काल की शिक्षा द्विध्रुवी होती थी, आधुनिक काल की शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। क्लियर? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई? फटाफट बताइएगा। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण के चर। क्या बात करते हैं? शिक्षण के चर। अब चर क्या है? चर है विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले, विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले। जो विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जो विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। विषय वस्तु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जो घटक कहते होते हैं, उनको हम चर कहते हैं। ठीक है। अब शिक्षण के कितने चर होते हैं? तो शिक्षण के मेरे साथियों 3 चर होते हैं। सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया में जो स्वतंत्र हो, शिक्षण प्रक्रिया में जो स्वतंत्र हो उसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। दूसरा परतंत्र चर। तीसरा मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर। जब भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, तो शिक्षण की प्रक्रिया में आपको बताना है कि कौन स्वतंत्र रहता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम आपसे बोलते रहते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो इस प्रक्रिया में स्वतंत्र कौन है? इस प्रक्रिया में स्वतंत्र कौन है शिक्षण की प्रक्रिया में? और शिक्षण किसे कहते हैं? देखिएगा, जैसे ही हमने आपसे कहा शिक्षण, तो आपने ये कहा कि मैम शिक्षण में शिक्षक आता है। शिक्षण में किस पर विशेष बल दिया गया? तो शिक्षण मतलब सीखना, शिक्षण मतलब सिखाना, शिक्षण मतलब सिखाना। और सिखाना किसको है? सिखाना किसको है? शिक्षक को। सिखाना किसको है? शिक्षक को। तो शिक्षक कैसा होता है?
शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र होता है। आप लोग भी विद्यालय गए होंगे ना, सभी लोग गए होंगे। तो भाई शिक्षक क्या करता था, अगर हम लोग होमवर्क ना करके ले जाएं तो जम के कुटैया करता था। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक जो होता है वह स्वतंत्र होता है, शिक्षक सदैव स्वतंत्र होता है। अब शिक्षार्थी क्या होता है, उस पर आश्रित होता है, उस पर डिपेंड होता है, उस पर निर्भर होता है। यानी अगर हम बात करें शिक्षार्थी को क्या कहा गया है, शिक्षार्थी को परतंत्र कहा गया है। अब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को जोड़ रहा है, यानी स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है, दोनों को आपस में जोड़ने वाला कौन है, मध्यस्थ है। और मध्यस्थ चल में क्या आता है, पाठ्यक्रम आता है। मध्यस्थ चल में क्या आता है, पाठ्यक्रम आता है। मध्यस्थ चल में क्या आता है, पाठ्यक्रम आता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, शिक्षा के कितने चर, 3, स्वतंत्र, मध्यस्थ और परतंत्र। शिक्षा के कितने चर हैं, 3। कौन, स्वतंत्र, परतंत्र और मध्यस्थ। ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षक स्वतंत्र होकर शिक्षण कार्य करता है, शिक्षक स्वतंत्र होकर फ्री होकर शिक्षण कार्य करता है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, शिक्षक स्वतंत्र होकर शिक्षण कार्य करता है, शिक्षण कार्य करता है। शिक्षार्थी, अब जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी शिक्षक पर आश्रित रहता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जुड़े होते हैं, दोनों जुड़े रहते हैं। दोनों किससे जुड़े रहते हैं, तो पाठ्यक्रम से जुड़े रहते हैं। दोनों किससे जुड़े होते हैं, पाठ्यक्रम से जुड़े होते हैं। क्लियर। बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई? तो भाई इसको जल्दी से नोट कर लें। और जो आज हमने आपको कुछ चीजें बताई हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसे कहते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रकार क्या हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, शिक्षण प्रक्रिया के ध्रुव कितने होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के चर कितने होते हैं, तो ये सब चीजें आपको बताएं। आप में से अगर हमारे किसी भी साथी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो फटाफट पूछ ले। दमयंती, पिंकी, राजनी और कोमल साहू, कोमल पाल, रेनू, बबीता, रूपवती, निधि, कवि, लक्ष्मी, लवली। कोई बात नहीं लवली, बाद में देख लिया करो। सब चीज आप समझ गए? तो भाई जो आपको मनोविज्ञान सब्जेक्ट है आपको कैसा लग रहा है, पढ़ते हुए संतुष्टि है या नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम ने बताओ मनोविज्ञान भी पढ़ाने लगी और हमको समझ नहीं आ रहा है। तो मनोविज्ञान में आप कितना प्रतिशत सेटिस्फाई हो, यानी कितना प्रतिशत सहमत हो, ये बताइएगा। बिल्कुल, अगर आप बीएड करें तो करवाया जाएगा, अभी नहीं तो बाद में करवाया जाएगा। चलिए, तो घनघोर संतुष्टि के साथ अब हम घनघोर तरीके से इस क्लास को विदा करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलिए, आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं तो हमें भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये हमारे लिए समय बहुत ही
दुखद कहते हैं, दुखद तो ही रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट आ जाती है। खैर तुम लोग इतना एनर्जेटिक कर देते हो, थोड़ा एनर्जी भी आ जाती है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें शिक्षण अधिगम जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस पर महत्व की बात करेंगे। और फिर इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसको कहते हैं अधिगम यानी लर्निंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।